बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें हैं जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की ज़मानत के मुतल्लिक एक डेवलपमेंट हुई है। ये क्या डेवलपमेंट है, इसकी तफसील सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर साइफर केस में जेल में जो अदालत लगी है, किस माहौल में अदालत लगी, और इमरान खान के साथ 15 मिनट वकला की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई, और फिर वकला ने बाहर आकर कौम के नाम इमरान खान का पैगाम पहुंचाया। और फिर अदालत जो जेल में लगी, राय साहब इस हवाले से क्या खबर आई है, इसकी तफसील भी अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने इमरान खान को जेल में डालने और फिर बाहर निकालने के हवाले से भी कुछ इशारे दिए हैं। इसका भी हाल अहवाल जो है वो आज की इस नशिस्त में अपने सुनने वालों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन राय साहब, अबुल हसनात ये इंसदाद दहशतगर्दी के जज हैं गालबन, जिन्हें खसूसी अदालत का जज बनाकर अटक जेल भेजा गया है, और इन्होंने 2 सितंबर तक इमरान खान के जुडिशल रिमांड में तौसीक कर दी है। राय साहब, पहले तो ये भी हम अपने सुनने वालों के साथ शेयर कर लें कि जो जेल के अंदर कार्रवाई हुई है, इसमें वकला को जाने की इजाज़त नहीं दी गई। ये भी एक अनहोनी है। पहले एक वकील को जाने की इजाज़त दी गई जिस पर एहतजाज किया गया, तो फिर बाकी जो वकला थे उन्हें भी जाने की इजाज़त दे दी गई। कानून की राय साहब, कौन सी किताब में लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा वकील जो हैं वो नहीं जा सकेंगे? फिर जो अबुल हसनात साहब हैं, जो पहले इससे जितनी भी समातें हुई, राय साहब इन समातों का किसी को कुछ मालूम नहीं है। इससे पहले ये जुडिशल रिमांड किसने दिया, किसी को नहीं मालूम। किसके कहने पर दिया, किसी को मालूम नहीं है। इसमें एक इंतहाई अहम नुकता राय साहब ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि साइफर गुम गया है, या फिर आप कोई ऐसा मुकदमा डील कर रहे हो जिसमें मुल्जिम के ऊपर इल्ज़ाम हो कि जनाब कुछ चीज़ें गुमशुदा हैं, चोरी हो चुकी हैं, तो पहला सवाल तफ्तीशी की तरफ से ये किया जाता है कि हमने बरामदगी करनी है। आपको याद है ना राय साहब, जब यास्मीन राशिद और दीगर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर 9 मई के वाक़यात के हवाले से मुकदमात दर्ज हुए, शहबाज गिल पर भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, इससे पहले भी और बाद में भी। तो एक चीज़ कही जाती रही एफआईए की तरफ से कि जनाब हमने वो लैपटॉप बरामद करना है, हमने वो फ़ोन बरामद करना है, हमने वो तमाम चीज़ें बरामद करनी है जहाँ पर वो असल ओरिजिनल जो एविडेंस है वो मौजूद है। लेकिन ये अजब केस है राय साहब, जिसपे साइफर चोरी का और गुमशुदगी का मामला है, और उसमें जुडिशल रिमांड से पहले जिस्मानी रिमांड की राजा साहब इस्तदा नहीं की गई। कानूनी तौर पर इन्होंने खुद सरेंडर कर दिया है, और जुडिशल रिमांड जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब के केस के अंदर एफआईए ने कहा कि जनाब हमें मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दें, तो जज साहब ने कहा, अबुल हसनात साहब भी हैं वो, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं दे सकता, आपने 2 रोज़ पहले जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो बताएं। तो उस पर उन्होंने कहा कि जनाब अभी हमने फ़ोन और साइफर की बरामदगी करनी है, यानी फ़ोन और साइफर की बरामदगी करनी है। पहले राय साहब ये पता करा लें कि ये साइफर शाह महमूद कुरैशी के पास है या फिर इमरान खान के पास है या किसी और के पास है, ये भी इन्हें मालूम नहीं है। जिस पर अबुल हसनात साहब जो हैं उन्होंने दरखास्त मुस्तरद करते हुए शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर भेज दिया है जेल में। ये तो चले समझ में आ गई बात, लेकिन इमरान खान को भी मालूम नहीं है कि उनका जुडिशल हो चुका है। इमरान खान साहब को भी ये मालूम नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी जो वो डाली जा चुकी है। और राय साहब ये अबुल हसनात साहब के जो पोजीशन है, इसे भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। राय साहब, योर टेक ऑन दिस। देखिए हाशमी साहब, सबसे पहला पाकिस्तान के अंदर जब किसी मुल्ज़िम से तहकीकात की जाती हैं या जब किसी मुल्ज़िम को अदालत में पेश किया जाता है, तो जो तहकीकाती एजेंसी या जो भी कानून नाफिज करने वाला इदारा किसी भी मुल्ज़िम को अदालत में पेश करता है, तो सबसे पहले जिस्मानी रिमांड इसलिए मांगा जाता है कि उस कानून नाफिज करने वाले इदारे की तहवील में उससे तहकीकात की जाती हैं। जब ये तहकीकात का अमल मुकम्मल होता है,
उसके बाद फिर जुडिशल रिमांड में भेजा जाता है, क्योंकि जुडिशल रिमांड के दौरान कोई तहकीकात नहीं होती। जुडिशल रिमांड का मतलब ये होता है कि आपको जेल भिजवा दिया गया, अब आपसे तहकीकात का अमल मुकम्मल हो गया। अगर मीनवाइल कोई मज़ीद एविडेंस आए तो फिर आपसे जेल में जाकर तहकीकात होती हैं। इसलिए ये जिस्मानी रिमांड सबसे पहले मांगा जाता है और ये कहा जाता है कि हमने कुछ चीज़ें बरामद करनी हैं। और इस पूरी सूरत में अमूमन 2 से 3 मरतबा ही जिस्मानी रिमांड मिलता है। उसके बाद अदालतें मजबूर हो जाती हैं कि वो किसी को जुडिशल कर दें। ये पीटीआई के जो लोग गिरफ़्तार हुए, इससे पहले नून लीग के जो रहनुमा गिरफ़्तार हुए थे, तो उन तमाम केसेस में ये हुआ। अब अटक जेल के अंदर जो साइफर केस में नाम नहाद अदालत लगी, जहां अबू अल असनाद साहब बनफ्से नफीस ख़ुद वहां पर पहुंचे और 15 तारीख को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये खुफिया मुकदमा दर्ज किया गया था। 15 तारीख को ही मैं ये ख़बर ब्रेक कर चुका था कि ये खुफिया मुकदमा खान साहब के ख़िलाफ़ दर्ज कर लिया गया। अब इस खुफिया मुकदमे को चूँकि मंजर आम पर भी नहीं लाया गया, इमरान खान साहब के इल्म में भी नहीं लाया गया, यानी जिसके ख़िलाफ़ आप मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और उसमें गिरफ़्तारी भी डाल रहे हैं, मुकदमा भी खुफिया, गिरफ़्तारी भी खुफिया, इमरान खान साहब की कानूनी टीम से भी इसको खुफिया रखा गया। तो इमरान खान साहब को जुडिशल रिमांड के लिए या जिस्मानी रिमांड के लिए जज साहब की अदालत में पेश नहीं किया गया, किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अच्छा, अब जो चलें वो तो एक इन्होंने फिर 29 अगस्त को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि इमरान खान साहब को ज़मानत पर रिहा किया जाए, तो उस वक्त एक ऑर्डर सामने लाया गया, नाम नहाद ऑर्डर, कि इमरान खान साहब का 15 दिन का, 14 दिन का उससे पहले एक जुडिशल रिमांड मंजूर हो चुका था, यानी वो हवा में मंजूर हो चुका था। इमरान खान साहब पेश भी नहीं हुए, इमरान खान साहब का कोई वकील पेश नहीं हुआ और जज साहब ने अपने तौर पर ही बग़ैर वकला को सुने इमरान खान साहब को खला में, फ़ज़ा में फ़ैसला देते हुए पहला उनका जुडिशल रिमांड मंजूर किया 30 अगस्त तक। अब ये जो दूसरी मरतबा ये हियरिंग हुई है, इसके अंदर हाशमी साहब ज़रा मीडिया को भी एक्सेस नहीं दी गई ताकि मीडिया के लोग जो हैं वो ये बता सकें कि किस वकील ने क्या दलाइल दिए, लेकिन अमली तौर पर वहाँ पर इस समाअत के दौरान कुछ भी नहीं हुआ। हमारे ज़राए ये कहते हैं कि इस समाअत के दौरान अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। इमरान खान साहब की हाज़िरी लगी। इमरान खान साहब की हाज़िरी लगाने के बाद जिस तरह से आपने पहले बताया कि वकला के मामले पर भी एक इशू बन गया कि वकला को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और FIA के हुकाम वहाँ पर मौजूद थे। जेल के अंदर इस अदालत को सेटअप किया गया, नाम नहाद एक अदालत लगाई गई, इमरान खान साहब की अटेंडेंस लगा के 14 दिन मज़ीद ये जुडिशल रिमांड मंजूर कर लिया गया। अच्छा, अब जुडिशल रिमांड इमरान खान साहब का 14 दिन किस बुनियाद पर मंजूर किया गया, यानी क्या एविडेंस था जिसके ऊपर इमरान खान साहब को जुडिशल किया गया, जुडिशल रिमांड पर भेजा गया। इमरान खान साहब से JIT जिसने अटक जेल में तहकीकात की थी, उसने अदालत के सामने क्या एविडेंस रखा और उस एविडेंस को चैलेंज करने का क्या मौका मिला इमरान खान साहब की कानूनी टीम को। तो ये तो एक अंधेर नगरी है कि अटेंडेंस लगाई इमरान खान साहब की। पहले से ये तय था कि खान साहब को मज़ीद 2 हफ्ते के लिए जुडिशल रिमांड यानी अटक जेल में रखना है। अब 13 सितंबर तक इमरान खान साहब का जुडिशल रिमांड जो है इसके अंदर तोसी की गई है। उसके बाद हाशमी साहब, इसमें जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि इमरान खान साहब के वकला तो मिले खान साहब से, लेकिन खान साहब की जो हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा वो भी मिली। तो उन्होंने क्या बताया कि खान साहब ने उनको क्या कन्वे किया, खान साहब को किन हालात में देखा। तो अलीमा खान साहिबा ने कहा कि इमरान खान साहब ने, ये ख़बर में पहले भी मैं ब्रेक कर चुका हूँ, एक इमरान खान साहब के वकील से मेरी बात हुई थी जो खान साहब से मिल के आए थे, तो खान साहब ने वो बात दोहराई कि अगर ये मुझे 100 साल तक कैद में रखें तो तब भी मैं अपने नज़रिए से 1 इंच पीछे नहीं हटूँगा। मैं हर तरह के माहौल में एडजस्ट कर जाता हूँ, मैं जेल के माहौल में एडजस्ट कर चुका हूँ। मुझे कुरान पाक के मुताले के लिए और कुरान पाक की तिलावत के लिए एक तवील टाइम अब मुयस्सर आ रहा है। ज़ाहिर है कि इससे पहले आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उनमें भी इमरान खान साहब को बहुत वक्त देना पड़ता था। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये कहा कि ये जो जुल्म का निज़ाम है, मैं इसको एक लम्हे के लिए बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हूँ। और मुझे यकीन है कि जिस दिन मेरिट के ऊपर फ़ैसला हुआ तो उस दिन
ना सिर्फ ये कि मेरी रिहाई होगी, बल्कि ये मेरे ऊपर जाली मुकदमात बनाने वालों के ख़िलाफ़ एक्शन भी होगा। तो इसका मतलब तो ये है कि इमरान खान साहब को तोड़ने की, इमरान खान साहब को झुकाने की, इमरान खान साहब को खौफजदा करने की वो तमाम कोशिशें नाकाम हो गई हैं। यानी नवाज शरीफ तो यहाँ से किस हालात में निकले थे, प्लेटलेट्स का बहाना बनाकर, और किस तरीके से पूरे मीडिया को इस्तेमाल किया गया था। शहबाज शरीफ कमर दर्द के बहाने बनाकर अदालतों में पेश नहीं होते थे, इसहाक डार यहाँ से फ़रार हो गए थे। लेकिन ये एक ऐसा लीडर है जिसके ऊपर कातलाना हमला एक मरतबा नहीं 2 मरतबा हो चुका। यानी इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी जेल की काल कोठड़ी में डाल दिया गया, एक गलीज़ तरीन वाशरूम वाले छोटी से काल कोठड़ी में रखकर देख लिया गया। ये जो अब थोड़ी सी सहूलतें मिली हैं, एक टेबल और एक चेयर, ये भी जब सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी तो उसके बाद मिली। तो इतने बदतरीन हालात में भी रख कर देख लिया गया। लेकिन इमरान खान, वो बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये जितनी सहूलियात गिनवा रहे हैं ना राय साहब, जो जेल की का साइज़ है, जो कोठरी का साइज़ है, बैरक जिस पे रखा गया, वो इतनी बड़ी नहीं है कि तमाम चीज़ें वहाँ पर पूरी आ सकें। तो इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। राय साहब, ये केस और जिस अंदाज में आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि एक तो ये अपना केस बहुत बुरी तरह इन्होंने ख़राब कर लिया है और ये सारे के सारे खुद ब खुद एक्सपोज होते जा रहे हैं। चूँकि राय साहब, जब ये केस किसी दूसरी अदालत में जाएगा तो वहाँ पर इमरान खान को रिलीफ जो है वो ज़रूर मिलेगा। अच्छा, इसमें भी एक नुक्ता ये है राय साहब कि ये सारे के सारे मुकदमात जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कन्वर्ज हो रहे हैं। खान साहब की ज़मानत 9 मुकदमात में, जिनमें उन्हें अदम पैरवी पर एक्स पार्टी करके फ़ैसला सुना दिया गया, वो भी जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास लगा हुआ है। फिर इसके बाद जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ जो अपील थी, वो भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के पास लगा हुआ है। फिर राय साहब, इसके अलावा OSD बनाकर हुमायूं दिलावर साहब को भेजा जाता है, वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आते हैं। फिर इमरान खान की तोशाखाना, ये जो आपका साइफर वाला मामला है, इसके अंदर जज अबुल हसनात के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त जो है अदम एतमाद की दायर की गई है और ये कहा गया कि ये इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज हैं और इनकी काबिलियत नहीं है कि उन्हें खसूसी अदालत का जज लगाया जाए। ये भी केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक साहब के पास है। तो राय साहब, आमिर फ़ारूक साहब ने तो केस को सुनते सुनते जो फ़ैसला 10 मिनट में हो सकता था वो 10 दिन में किया और आमिर फ़ारूक साहब को ये क्रेडिट जाता है और ये क्रेडिट इनसे कुछ छीन नहीं सकता, जो इस तरह की इनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि आमिर फ़ारूक साहब ने जब फ़ैसला अपील पर नहीं देना था तो ये कह दिया कि भाई, जब अपील का मामला आएगा तो दीगर मामलात हम देखेंगे, अभी इमरान खान को कम सज़ा है इसलिए इसको हम मुअत्तल करते हैं। तो राय साहब, तमाम मुकदमात इमरान खान से रिलेटेड जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास लगाए जा रहे हैं, जिस पर इमरान खान साहब एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा अदम इत्तेमाद का इजहार कर चुके हैं। तो राय साहब, मुझे तो नहीं लगता कि खान साहब को इस अदालत से या फिर आमिर फ़ारूक साहब की अदालतों से किसी किस्म का रिलीफ जो है वो मिलेगा। आपको लगता है कि रिलीफ खान साहब के लिए तैयार पड़ा है और उनको मिल जाएगा? देखें, एक तो रिलीफ का लफ्ज़ शायद कोई ज़्यादा इस्तिलाह जो है वो को मुनासिब नहीं होगी। असल में तो रिलीफ का मतलब तो ये होता है, कानूनी तौर पर तो आपने ठीक इस्तिलाह इस्तेमाल की, लेकिन एज़ पर कॉमन सेंस ये समझा जाता है कि शायद किसी को कोई रिलीफ इस तरह से मिल गया कि अदालत ने कोई आउट फेवर की जा रही है, जी फेवर कर गई किसी को, जी फेवर की जा रही है, तासुर ये मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है जी। तो रिलीफ क्या मिल रहा है इमरान खान साहब के साथ? तो बदतरीन नाइंसाफ़ी जो है वो पहले दिन से, यानी जब से उनको गिरफ्तार किया गया और जब से इमरान खान साहब की जान को ख़तरात के बावजूद हर रोज़ उन्हें जानबूझकर नित नए खुफिया मुकदमों में उलझाया गया। यहाँ तक कि इस कदर अंधेर नगरी के बलूचिस्तान में जो एक वकील का मर्डर हुआ, उसके ऊपर भी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वो कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। हालांकि उससे पहले उन वकील साहब की अहलिया और उनके बेटे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह चुके थे कि ये ख़ानदानी दुश्मनी का नतीजा हुआ। लेकिन बहरहाल अब क्या है, इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट से हाशमी साहब एक दिलचस्प खबर है और बड़ी खबर है।
और इस खबर के अंदर जो बड़ी खबर छुपी है उसको रीड करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने 2 जुमले ऐसे बोले हैं जो कि बराह रास्त अगर आप देखें इशारतन वो इमरान खान साहब के मुतालिक है। यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब की मैं बात कर रहा हूँ। एक लफ्ज़ एक जुमले में उन्होंने कहा कि हमने ये भी देखना है कि ये नैब तरामीम के ज़रिए किस को टारगेट किया जा रहा है और इस टारगेट को आप लोगों ने कितना अरसा अंदर रखना है, यानी जेल में रखना है। अब इसका साफ मतलब यह है कि इमरान खान साहब की जो नैब तरामीम के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी उसके अंदर चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि ये देखना है कि किस को टारगेट किया जा रहा है जानबूझकर और उस टारगेट को कितने अरसे तक अंदर रखना है। तो इसका मतलब है कि वो वाज़े तौर पर इमरान खान साहब के मुतल्लिक बात करते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा कि हमें ये भी पता है कि अरबों रुपए के मामले पर भी सालसी की बात की जा रही है, मफामत की बात की जा रही है। यानी जिन लोगों ने अरबों रुपए की लूट खसूट की वहाँ पर तो सालसी की बात की जा रही है, वहाँ पर तो मफामत की बात की जा रही है। और फिर उन्होंने ये भी कह दिया वकील से मुखातिब होते हुए, उन्होंने कहा कि आपको पता लग गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और मेरे कहने का क्या मतलब है। तो इसका मतलब यह है कि चीफ जस्टिस साहब एलिजिडली, जो मेरी रीडिंग है, वो ये कह रहे थे कि नैब तरामीम का मकसद एक मखसूस शख्स को टारगेट करना था, नंबर 1, मखसूस लोगों को रिलीफ दिलवाना था, नंबर 2, और अरबों खरबों वालों के साथ तो मफाहमत की जा रही है, उनके साथ बातचीत की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब को अंदर रखा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने ये भी देखना है कि कितने अरसे आपने अंदर रखना है। तो चीफ जस्टिस साहब की अब रिटायरमेंट में तो बहुत कम टाइम रह गया है, तो इससे पहले कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएं वो इस किस्म के रिमार्क्स देते रहें। ये जो एक इतनी बड़ी अंधेर नगरी हुई है, ख़ास तौर पर ये साइफर वाला केस, यानी तोशाखाना वाला केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिमार्क्स के अंदर उड़ा दिया था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने बार बार कोई 20 वीलॉग्स के अंदर ये बताया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चाहे वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ही हैं, कोई भी जज हो, उसके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि उस फैसले को मुअत्तल ना करे। ये 20 वीलॉग्स में मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए, तनकीद भी अपने ऊपर ली। अब ये जो दूसरा आपका साइफर वाला केस है, ये उससे भी कमज़ोर केस है। यानी ये केस ही नहीं है। जो जज दिलावर ने फैसला सुनाया था उसके अंदर तो फिर भी चलें प्रोसीडिंग्स चली थी, उसके अंदर आपका एक ट्रायल का प्रोसेस चला था, उसमें इमरान खान साहब को हक़ दिफा नहीं मिला, लेकिन चलें वकला पेश हुए, प्रोसीडिंग्स हुई, दोनों तरफ से दलाइल हुए, इलेक्शन कमीशन के वकील ने अपने दलाइल दिए, खान साहब की लीगल टीम ने अपने दलाइल दिए, फिर खान साहब के वकील के मुंशी को अगवा कर लिया गया और जब वो अदालत पहुँचे तो कहा गया कि अब आपको हम नहीं सुनेंगे। और इमरान खान साहब ने जब कहा कि उनके वकील ने कि उन अपने हक़ में गवाह पेश करने हैं, तो गवाह भी पेश नहीं करने दिए। लेकिन अब जो मामला है ये साइफर वाला कि खुफिया गिरफ्तारी डाली गई, खुफिया जुडिशल रिमांड, जिसकी पाकिस्तान के आइन और कानून में कोई मिसाल नहीं मिलती, ये तो पहली पेशी में उड़ जाना चाहिए। तो इससे पहले कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएं, ये केस चले जाना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। अमूमन तो ये होता है कि आप मरला वार जाते हैं कि आपने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाना है, सुपीरियर कोर्ट्स में जाना है, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको रिलीफ भी नहीं मिलेगा, वही ताखीरी अरबे। अल्टीमेटली आपको पहले भी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त लेकर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेकर, तो तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया। तो इस मामले पर भी जल्द से जल्द ये इमरान खान साहब की कानूनी टीम को देखना है कि चीफ जस्टिस साहब के रिटायरमेंट से पहले किस तरीके से ये केस, साइफर केस जो है, ये किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, या अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनको लगता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा सवाए इसके कि इमरान खान साहब को इंसाफ दिया जाए, क्योंकि ये इससे बड़ी तो कोई अंधेर नगरी नहीं। और फिर हाशमी साहब, इससे पहले इमरान खान साहब जब सिक्योरिटी खदशात का इजहार करते थे तो खान साहब को ज़बरदस्ती ये इस्लामाबाद की उस कचहरी में पेश करते थे जहाँ पर बम धमाके हो चुके हैं, और अब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का अटक जेल के अंदर ट्रायल करेंगे। मैं एक आपको एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है राय साहब, और इसकी तरफ ना कोई तवज्जो नहीं दे रहा। ये दो टोक के सुनने वालों को के सामने हम ये हकाइक ज़रूर रखेंगे। राय साहब, ये अजब बात है कि शाह महमूद कुरैशी को ही खींच कर लाया गया है।
काबीना में इसे डी क्लासिफाई किया गया था, इजाज़त मिलती है, फिर ये डी क्लासिफाई हुआ, लेकिन सिर्फ शाह महमूद कुरैशी। ऐसा बाकी लोगों को क्यों मुकदमा नहीं चलाया जा रहा उनके ऊपर? उनको भी तो लाया जाए, पूछा जाए कि भाईजान तुसी दसो साइफर किथे गया और क्या मामलात हैं। तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टारगेट करने के लिए इमरान खान को और इमरान खान के खिलाफ और वो लोग जो जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की, यही तरीका है उनको जो है स्नब किया जा सके, उनको उनकी आवाज़ को दबाया जा सके। जी राय साहब। देखें, एक तो साइफर के मामले पर फौजी क़यादत की गवाही आ गई थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में कि इमरान खान साहब का मौक़िफ़ साइफर के मामले पर 100% दुरुस्त है, यानी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नाकाबिले कबूल मुदाखलत हुई। अब उसके बाद एक बयानिया घड़ा गया, इसके बावजूद कि फ़ौजी क़यादत ने यह कह दिया कि नाकाबिले कबूल मुदाखलत, ये बयानिया घड़ा गया कि ये साइफर कोई अहम चीज़ नहीं थी, ये कोई हसास दस्तावेज़ नहीं थी, इसके अंदर कोई हसास बात नहीं थी। तो जब कोई हसास बात नहीं थी, इमरान खान साहब ने कैबिनेट के ज़रिए इसको डी क्लासिफाई भी किया, और डी क्लासिफाई को इस तरह नहीं किया कि कोई अखबार में छपवा दिया या इसको पब्लिक कर दिया। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस साहब को भिजवाया इसको तहकीकात के लिए, कौमी असम्बली के स्पीकर को, चेयरमैन सेनेट को, फौजी क़यादत के पास भी इसकी कॉपी मौजूद है, यहाँ तक कि साफ़ियों के पास भी मौजूद थी। यानी हामिद मीर साहब ने भी एक ट्वीट किया था कि इसकी कॉपी मेरे पास मौजूद है, नजम सेठी साहब ने एक ट्वीट किया था कि मेरे पास कॉपी मौजूद है। तो फिर कौन सी हसास दस्तावेज़? यानी अगर साफ़ियों के पास भी इसकी कॉपी मौजूद है तो फिर कौन सी हसास दस्तावेज़? फिर आप ये भी कह रहे थे बार बार, ये शहबाज शरीफ की तकरीरें, यानी ये तो अदालत के अंदर जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर कहा शहबाज शरीफ ने कि ये जो साइफर था ये एक ड्रामा था, इसके अंदर कोई हसास चीज़ नहीं थी, ये तो कागज़ का टुकड़ा था। तो ये सारी तकरीरें भी प्रोड्यूस करनी चाहिए अदालत के अंदर कि जब इसको एक कागज़ का टुकड़ा करार दिया जा रहा था तो इसकी बुनियाद पर इमरान खान साहब के खिलाफ सीक्रेट एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अच्छा, इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तो सदर आरिफ अलवी का ये स्टैंस भी सामने आ गया था कि ये जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर ये मैंने तो दस्तखत नहीं किए और मेरे अमले ने मेरी विल के ख़िलाफ़, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरा अमला गया। तो अभी तो ये भी तय होना है कि क्या ये कानून बन गया या नहीं बन गया। तो कानून बन गया नहीं बन गया ये भी अभी तय होना था, उससे पहले इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इसी कानून के तहत मुकदमा बनाना। तो ये इतने वीक ग्राउंड के ऊपर खड़ा है मुकदमा कि अगर पाकिस्तान के अंदर अदालतें आज़ाद होती तो ना सिर्फ ये मुकदमा उड़ जाता बल्कि ये मुकदमा बनाने वालों का ट्रायल हो रहा होता, और फिर जज साहब को भी बुला के चीफ जस्टिस साहब उनकी भी एक्सप्लेनेशन कॉल कर लेते कि आपने कैसे 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड दे दिया इमरान खान का किसी प्रोसीडिंग के बगैर। यानी क्या आपके पास एविडेंस सबमिट किया गया था कि आपने फौरी तौर पर खुफिया तरीके से 14 रोज़ का आपने जुडिशल रिमांड भी दे दिया। तो ये तो केस ऐसा है हाशमी साहब, वो तो फिर भी चले, वो जो जज दिलावर ने फैसला दिया था उसका कोई ट्रायल थोड़ा बहुत हुआ था, यहाँ पे तो ट्रायल हुआ ही नहीं और इसके अंदर कोई जान भी नहीं है। तो अगर कोई अदालतें पाकिस्तान के अंदर आज़ाद हों तो पहली पेशी में ये केस होना चाहिए। अच्छा राय साहब, खबर ये है कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं और उनकी आमद के हवाले से मुख्तलिफ जो हैं वो दावे किए जा रहे हैं। माजी में भी उन्होंने पाकिस्तान का जो है वो दौरा किया है, लेकिन इस दफ़ा उनका आना उस वक्त जब इमरान खान जेल में है, पाकिस्तान के अंदर निगरान हुकूमत है। राय साहब, कोई आपकी मुंतखब हुकूमत नहीं है जो उनका दौरा जो है वो पाकिस्तान का अहमियत का हामिल होगा। तो क्या आपको लगता है राय साहब क्या करने आ रहे हैं? और कहा ये भी जा रहा है कि कुछ घंटे वो क़याम करेंगे और फिर उन्होंने आगे भारत जाना है। और फिर राय साहब, इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि आगे हम पाकिस्तान में जो एहतजाज हो रहे हैं ना बिजली के बिलों के हवाले से, मईशत बदहाली की तरफ जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो गामज़न है, उस पर भी हम बात करें। और इस हवाले से हमारे पास एक ख़बर भी है, वो भी हम शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले ये मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद का बुनियादी मकसद क्या है, ख़ास तौर पर जब निगरान हुकूमत बदहाल मईशत के साथ लड़ रही है और बिल्कुल वो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट्स जारी की जा रही हैं वफाकी काबीना की तरफ से, निगरान वफाकी काबीना की तरफ से, उसमें कोई आइंदा का लायामल नज़र नहीं आ रहा। जी राय साहब। देखिए आशिफ साहब, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान
रियासत पाकिस्तान के बड़े मेहरबान दोस्त हैं। बड़े मुश्किल वक्तों में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान का साथ दिया है, पाकिस्तान को हमेशा डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ख़ास तौर पर इमरान खान साहब का जब दौर था, इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान आए थे, इमरान खान साहब ने उनको एयरपोर्ट पर रिसीव किया, ख़ुद गाड़ी ड्राइव की, और उसके बाद हमने ये देखा कि सऊदी वली अहद ने इमरान खान साहब के आमने सामने बैठकर एक रिसेप्शन में, जो कि लाइव ट्रांसमिशन जिसकी जारी थी, तो उसमें उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब से कि आप मुझे सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान का सफ़ीर समझें, यानी पाकिस्तान के मसाइल सऊदी अरेबिया में हल करना मेरी ज़िम्मेदारी है और मुझे आप पाकिस्तान का सफ़ीर समझें। उसके बाद इमरान खान साहब की दरख्वास्त पर सऊदी वली अहद ने जो छोटे मोटे जराइम में पाकिस्तानी कैद थे सऊदी अरब में, उनको रिहा भी किया। इमरान खान साहब के दौर में, यानी जब नून लीग से उन्होंने एक डिफ़ॉल्ट हुई, मुकम्मल तौर पर दिवालिया हुई मईशत को इनहेरिट किया था, तो उस वक्त सऊदी अरेबिया ने इमरान खान साहब का चूँकि बहुत ज़ाती एक ताल्लुक़ भी बन गया था सऊदी वली अहद के साथ, तो सऊदी वली अहद ने उस वक्त पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से भी बचाया और स्टेट बैंक में डिपॉजिट्स भी रखवाए, और फिर हमें ऑयल फैसिलिटी भी मिली इमरान खान साहब के दौर में। इसी तरह इमरान खान साहब भी जब सऊदी अरब गए तो सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। और एक और बड़ा दिलचस्प और अहम वाक़या कि इमरान खान साहब, जिसका मैं यानी शाहिद भी हूँ क्योंकि मैं ख़ुद वहाँ पर मौजूद था, कि इमरान खान साहब ने जब अमेरिका जाना था न्यूयॉर्क, UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए और वहाँ खिताब के लिए, जहाँ उन्होंने एक तारीख़ी खिताब भी किया था, और नरेंद्र मोदी की जो नज़रियात हैं, आइडियोलॉजी है, उसके बखिए उधेड़ कर रख दिए थे RSS के। तो उस वक्त सऊदी वली अहद ने इमरान खान साहब से ये कहा था कि आप वाया सऊदी अरेबिया जाएं अमेरिका, और इमरान खान साहब जब सऊदी अरेबिया पहुँचे तो फिर सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर, या आप कह लें कि उनके इसरार पर, शाही तैयारे में इमरान खान साहब गए थे सऊदी अरब से न्यूयॉर्क। यानी यहाँ से सऊदी अरब वो कमर्शियल फ़्लाइट में गए। आगे भी इमरान खान साहब का ये प्लान था कि वो कमर्शियल फ़्लाइट में जाएंगे, लेकिन सऊदी वली अहद ने कहा कि नहीं, आप मेरा जो शाही तैयारा है वो इस्तेमाल करें, और फिर सऊदी वली अहद के तैयारे में इमरान खान साहब न्यूयॉर्क गए थे। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सऊदी वली अहद और इमरान खान साहब के जो ताल्लुकात हैं ये कितने करीबी ताल्लुकात थे। और इमरान खान साहब जेल जाने से पहले एक ब्रीफिंग में ये कह चुके थे कि सऊदी वली अहद के साथ अब भी उनका राब्ता है। तो एक तो ये जो पस मंज़र है ये बयान करना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत हो, सऊदी अरब रियासत पाकिस्तान के लिए हमेशा मेहरबान रहता है, लेकिन इमरान खान साहब के मामले पर एक पर्सनल क्लाउड भी उन्होंने बनाया था, यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे UAE में MBZ जो मोहम्मद बिन जायद हैं उनके साथ इमरान खान साहब का एक पर्सनल ज़बरदस्त जो रिश्ता है वो बन गया था। अब सऊदी वली अहद पाकिस्तान आ रहे हैं, यानी इम्कान ज़ाहिर किया गया है। असल में तो उन्होंने जाना है G20 के इजलास में शिरकत के लिए, इंडिया जाना है, इसलिए अब ये कहा जा रहा है, इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो शायद पाकिस्तान आएँ और कोई 4 घंटे के करीब पाकिस्तान रुकें। अब इसके हवाले से दावे ये भी किए जा रहे हैं कि हो सकता है, यानी ये कुछ सहाफ़ियों के दावे हैं कि हो सकता है कि सऊदी वली अहद की जानिब से इमरान खान साहब के हवाले से भी पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को, या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को, या रियासत पाकिस्तान को, क्योंकि अदालती निज़ाम को तो क्या मैसेज देना है, शायद रियासत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे किया जाए, ये कुछ सहाफ़ियों का दावा है। लेकिन इसके अंदर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि चूँकि इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल जमात हैं, सऊदी अरेबिया के लिए पाकिस्तानी अवाम में बेहद एहतराम के जज्बात पाए जाते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में बेहद मकबूल हैं, यानी बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, और जो आपके मकामात मुक़द्दसा हैं सऊदी अरेबिया में, उसकी वजह से भी दोनों मुल्कों के दरमियान एक एहतराम का रिश्ता हमेशा रहता है। और सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी ज़रूरियात हैं वो पाकिस्तान की अफवाज हमेशा पूरी करती रही हैं। तो इस पूरी सिचुएशन में जब सऊदी अरेबिया को भी ये पता है कि पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब हैं, तो ज़ाहिर है कि सऊदी अरेबिया तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि किसी भी वजह से ये तासुर बने कि सऊदी अरेबिया की कोई ऐसी पॉलिसी है जो कि इमरान खान साहब के मुखालफिन के हक़ में है, क्योंकि सऊदी अरेबिया हमेशा ये चाहेगा कि पाकिस्तान के अंदर जितनी मकबूलियत सऊदी वली अहद की है या सऊदी अरेबिया के लिए एहतराम है, ये एहतराम हमेशा बढ़ता रहे।
तो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोगों ने, कुछ साफियों ने यह दावा किया कि शायद इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक कोई बात हो सकता है कि कोई बैकडोर चैनल्स के ऊपर कोई कम्युनिकेशन हो रही हो। लेकिन मेरे जो ज़राए हैं, यानी मैं किसी साफ़ी के ज़राए को बिल्कुल चैलेंज नहीं कर रहा, हो सकता है उनके दावे दुरुस्त हों, लेकिन मेरे ज़राए ने इस किस्म की जो दावे हैं, मेरे ज़राए ने उनकी तरदीद की है। अब इसके अंदर एक जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये देखना होगा कि जब सऊदी वलीअहद आते हैं पाकिस्तान, तो क्या तहरीके इंसाफ के, यानी अगर उनकी मसरूफियात को देखना पड़ेगा कि 4 घंटे के अंदर क्या वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, यानी निगरान प्राइम मिनिस्टर से, आर्मी चीफ से ऑब्वियसली उनकी मुलाकात, अमूमन इस तरह के जो विजिट्स होते हैं, कोई भी आर्मी चीफ हो तो मुलाकात होती है। तो अगर उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ या उनके हेड्स के साथ मुलाकात होती है, तो फिर ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कि क्या तहरीके इंसाफ के किसी डेलीगेशन के साथ भी उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, या अगर कोई एक कलेक्टिव रिसेप्शन होता है, क्योंकि ज़ाहिर है कि सऊदी वलीअहद का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ की क्या प्रेजेंस होगी। तो ये एक आप कह लें कि इसके अंदर भी एक खबर छुपी होगी जिसको रीड करने की जरूरत होगी। अच्छा राय साहब, एक तो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज बिजली के बिलों पर जारी है। हुकूमत की तरफ से एक लाचारगी का इजहार किया गया, बेबसी का इजहार किया गया और एक बयान जारी किया गया है हमारे जो वफाकी निगरान वज़ीर ख़ज़ाना है उनकी तरफ से कि कुछ नहीं हो सकता, बस आप सब्र करें और सब्र के सिवा कुछ जो है वो मुमकिन नहीं है। राय साहब, मैंने इसी काबीना के जो इजलास थे उसके अंदर लोगों को कहते हुए सुना है, ये मेरे अल्फाज नहीं हैं, ये इनके अल्फाज हैं कि मुल्क जो है खाना जंगी की तरफ जा रहा है, हमें कुछ करना होगा। राय साहब, खाना जंगी तो मेरा ख्याल है कि लफ्ज़ बहुत छोटा है। लोग बिल ज़्यादा आने पर ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। एक बाबा जी ने पुल से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। एक फैसलाबाद में नौजवान ने जो कर्ज़ में डूबा पहले ही हुआ था, 38,000 बिल आया। राय साहब, 38,000 उसने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया और माँ ने रोते हुए ये बताया कि बिल आने में बहुत परेशान था और वो कह रहा था कि ये बिल मैं कहाँ से दूँगा। यानी लोगों की क़ुव्वत ख़रीद और इस्तिक़ामत इसे कहें, इस्तिताअत कहें, हर चीज़ राय साहब ख़त्म हो गई और हमारी हुकूमत के पास, निगरान हुकूमत जो है वो ख्वाब देख रही है कि हमने अभी फरवरी तक, मार्च तक जो है वो सिस्टम के अंदर रहना है। देखिए हाशमी साहब, एक तो अपने व्यूअर्स से हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके जो बिजली के बिल्स आए हैं उसके हवाले से कमेंट करें और शाइस्तगी के साथ इस हुकूमत को और शहबाज शरीफ की हुकूमत को ये भी याद दिलाएं, शाइस्तगी के साथ गालम गलोच ना करें कि इमरान खान साहब के दौर में बिजली की फ़ी यूनिट कीमत क्या थी और अब किस तरीके से आवाम की जेबों पर डाका डालकर, अब तो जेबों पर डाका डालने से आगे लोगों के गले काटे हैं इन्होंने हाशमी साहब। यानी लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोग तबाह बर्बाद हो गए हैं ये बिल देखकर। और इस मुल्क के अंदर यानी लोगों के ऊपर, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ बड़े सोच समझ कर, कि लोगों को यहाँ से हिजरत कर जाना चाहिए। जिसको जहाँ मौका मिलता है वो इस मुल्क से हिजरत कर जाए। ये मुल्क खुदा न खास्ता, मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मेरी जो एक साफ़ी के तौर पर असेसमेंट है, ये मुल्क मुझे आगे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इस मुल्क का मुझे कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पे सिर्फ शरीफ ख़ानदान का मुस्तकबिल है, ज़रदारी ख़ानदान का या उन खरबपति लोगों का जो कि इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने कभी आटा खुद नहीं ख़रीदा, जिन्होंने कभी बिजली का बिल नहीं दिया, जिनके पास 15-15 मुल्कों की नेशनैलिटीज़ हैं, जो एक कैपिटल में खाना खाते हैं, दूसरे मुल्क के कैपिटल में जाके डिनर करते हैं। ये मुल्क सिर्फ उनके लिए है और ये सारी आपकी बाय द वे वही करप्ट क्लास है जो कि ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती है। तो इसलिए एक तो शाइस्तगी के साथ ज़रा बताएं कि इमरान खान साहब, जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि बड़ी महंगाई कर दी इसलिए रजीम चेंज ऑपरेशन करना पड़ा, कि इमरान खान साहब के दौर में बिजली की कीमत क्या थी, पेट्रोल की कीमत क्या थी और इमरान खान साहब के दौर में महंगाई के ऊपर किस तरीके से खान साहब ने काबू पाया हुआ था, निचले तबके को रिलीफ दिया हुआ था, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड दिया हुआ था, कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम दिया हुआ था, एहसास प्रोग्राम दिया हुआ था, कोविड जैसे चैलेंज से इमरान खान साहब ने निमट लिया था। तो ये जो अजाब मुसल्लत किया है, ये जनाब बाजवा के मुतल्लिक भी शाइस्तगी के साथ कमेंट करें, कोई ऐसा नाशाइस्ता कमेंट ना करें कि किस अजाब में अप्रैल 2022 को जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसके बाद इस कौम को
किस अजाब में मुसल्लत किया गया है। यानी अब तो हाशमी साहब आपकी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है। अब आपकी अपर मिडिल क्लास मुकम्मल तौर पर कुचली गई है, और यही आपकी तरक्की का, आपकी मैशत को आगे ले जाने का पैमाना होता है। जब आपकी लोअर क्लास को आप मिडिल क्लास में कन्वर्ट करते हैं, मिडिल क्लास को आप अपर मिडिल क्लास में लेके जाते हैं। लेकिन इस हुकूमत ने जो जुल्म किया है, इसकी बुनियाद पड़ी थी अप्रैल 2022 में, और अप्रैल 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने वालों के, आप ये कह लें कि वो इसके ज़िम्मेदार हैं, जिन हालात से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है। और यहाँ पर अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग हिजरत कर सकते हैं वहाँ यहाँ से हिजरत कर जाएं, अपने और अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाएं, वरना ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं है। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे और इब्राहिम राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने